एक चीज कि हमने पैरासाइटोलॉजी का क्या क्या डिस्कस कर दिया वो पहले देख लेते हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना है पैरासाइट इकोलॉजी और एवोल्यूशन के बारे में, और इसको हम लोग देखेंगे आज। पैरासाइट इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, ये है हमारे पास नोट्स। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें थी? फर्स्ट चैप्टर में हमने पैरासाइट्स का जो है वो पैरासाइटोलॉजी का बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ रिलेशन देखा था। पैरासाइटोलॉजी का रोल देखा था हमने ह्यूमन वेलफेयर में। इसके अलावा पैरासाइट्स और ह्यूमन वेलफेयर, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। इसके अलावा पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये हमने डिस्कस किया था। कैरियर्स इन पैरासाइटोलॉजी, ये हमने डिस्कस किया था, और सम बेसिक डेफिनेशंस। ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। दूसरा जो चैप्टर है इसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, और इस बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पैरासाइट इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो पैरासाइट इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, पैरासाइट, सिस्टमैटिक इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम यही तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि पैरासाइट्स की जो है वो सिस्टमैटिक से क्या मुराद है, इकोलॉजी से क्या मुराद है, और एवोल्यूशन से क्या। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैरासाइट की इकोलॉजी और एवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग पैरासाइट की सिस्टमैटिक के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासाइट्स की इकोलॉजी को, एवोल्यूशन को, इन सारी टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। इन इकोलॉजी और एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए पहले जो है वो प्लांट्स के हम ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन को जो कि आबाओ अजदाद की बुनियाद पर की जाती है, इसको नाम दिया जाता है सिस्टमैटिक्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये सिस्टमैटिक होती क्या है, सिस्टमैटिक्स। अच्छा जी, क्या कहता है? कहता है सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑल विद इन एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्ट्स। कि जब हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी एवोल्यूशन की बुनियाद पर, यानी कि उनके आबाओ अजदाद की बुनियाद पर, तो ऐसी हमारे पास क्लासिफिकेशन जिनमें ऑर्गेनिज्म को उनके आबाओ अजदाद की बुनियाद पर अपने एंसेस्टर्स से सिमिलैरिटी की बेस पर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, इसको हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक का। यानी कि कौन सा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो अपने कौन से एंसेस्टर के साथ मिलता है। तो जब एंसेस्टर के साथ सिमिलैरिटीज की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाए तो इसको नाम दिया जाता है सिस्टमैटिक्स। कहते हैं सिस्टमैटिस्ट वो साइंसदान जो सिस्टमैटिक्स पढ़ते हैं उनको सिस्टमैटिस्ट बोलते हैं। तो कहते हैं सिस्टमैटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम। तो कहते हैं जो सिस्टमैटिस्ट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, और हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इनके ग्रुप बनाते हैं, और जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसको हम किंगडम का नाम देते हैं, और जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उसको स्पीशी का नाम देते हैं। तो कहता है कि जो सिस्टमैटिस्ट होते हैं जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की, वो हर लेवल, हर ग्रुप की क्लासिफिकेशन अलग करते हैं। स्पीशीज की अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं, किंगडम की अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारे पास है सिस्टमैटिक्स। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, बाकी इसमें जो है वो कोई खास चीज नहीं है। अब जो हमारा मेन टॉपिक जो हमने करना है ना, वो है हमारा इकोलॉजी और एवोल्यूशन। मेन जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो है पैरासाइट इकोलॉजी और दूसरा एवोल्यूशन। इकोलॉजी किसको बोलते हैं?
हम कहते हैं कि इकोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, इसको नाम दिया जाता है इकोलॉजी का। अब पैरासाइट का इन्वायरमेंट क्या है, मैं आपसे पूछता हूं कि पैरासाइट का इन्वायरमेंट क्या है। ज्यादातर पैरासाइट कहां पर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, तो उनका जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट होगा। हमारा तो इन्वायरमेंट में जानदार भी हैं, बेजान भी हैं, लिविंग यानी कि लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। लेकिन अगर हम पैरासाइट की बात करें तो उनका जो इन्वायरमेंट होता है, उनका इन्वायरमेंट उनका होस्ट ही होगा। तो इस होस्ट के साथ इनके कैसे ताल्लुकात होते हैं, कैसी इकोलॉजी होती है, यानी कि कैसा इंटरेक्शन होता है इनके इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट मतलब होस्ट के साथ, तो उस ताल्लुक को हम देखेंगे कि एक पैरासाइट और होस्ट का ताल्लुक, जिसको हम लोग नाम देते हैं पैरासाइट इकोलॉजी। तो पैरासाइट और होस्ट के ताल्लुक को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट इकोलॉजी। तो पहले वो चीज ये क्लियर करता है मेरी वाली बात जो भी मैं बता रहा था कि जो पैरासाइट होता है उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, होस्ट होता है। तो कहते हैं द होस्ट एज एन इन्वायरमेंट। Ecology is the study of relationship between the organism and their environment, including other organisms. कि इकोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में और साथ में उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक देखते हैं, इसको नाम दिया जाता है इकोलॉजी का। अब कहते हैं विद अ फोकस ऑन दोज फैक्टर्स दैट रेगुलेट द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और साथ में इकोलॉजी में हम वो फैक्टर्स भी स्टडी करते हैं जिसकी वजह से जो एक ऑर्गेनिज्म जो एक इन्वायरमेंट में रहता है, वो फैक्टर्स भी हम देखते हैं जो ऑर्गेनिज्म का नंबर, स्पीशीज बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं और स्पीशीज कम करने में किरदार अदा करते हैं। एक तो ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट का ताल्लुक इकोलॉजी में पढ़ेंगे। पहली चीज जो हम देखते हैं इकोलॉजी में, एक होस्ट और उसके इन्वायरमेंट का, सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट का आपस में ताल्लुक, ये पहली चीज हम देखते हैं इकोलॉजी में। और दूसरा, हम वो चीजें भी देखते हैं इन्वायरमेंट में मौजूद वो चीजें जो उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को बढ़ाने या कम करने में किरदार अदा करते हैं। तो अब इकोलॉजी दो चीजों का नाम है, एक ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट का आपस में क्या कनेक्शन है, और दूसरा कौन सी चीजें ऐसी हैं इन्वायरमेंट में जो एक ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ाने या कम करने में किरदार अदा करती हैं। तो ये दो चीजें हम देखेंगे इस इकोलॉजी में। द होस्ट इज ऑफ कोर्स अ पैरासाइट, पैरासाइट्स इन्वायरमेंट इन बोथ इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी सेंस। अब इसने यहाँ पे बड़ी मजे की बात की है, हमने चैप्टर के शुरू में ही कहा था हमने पैरासाइट इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन देखनी। ये जो दो टॉपिक हमने स्टडी करने हैं, इसने इसको रिलेट कर दिया है होस्ट के साथ, कि पैरासाइट का जो होस्ट होता है वो उसकी इकोलॉजी भी है, और पैरासाइट का जो होस्ट होता है वो उसकी एवोल्यूशन में भी रोल प्ले करता है। यानी कि चाहे हम जो है वो पैरासाइट की इकोलॉजी देखें, चाहे हम पैरासाइट की एवोल्यूशन देखें, इन दोनों को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो होस्ट को स्टडी करना पड़ेगा। तो हम अलग ना ही जो है वो पैरासाइट की इकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, ना ही सेपरेटली हम जो है वो पैरासाइट की एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। तो चाहे एवोल्यूशन हो चाहे इकोलॉजी हो, इन दोनों को स्टडी करने के लिए हमें होस्ट और पैरासाइट दोनों को इकट्ठा देखना पड़ेगा। अब पहली चीज जो पैरासाइट की इकोलॉजी में है वो क्या है, इन्वायरमेंट में है, वो क्या है, होस्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो होस्ट में रहते हैं, जो इनका इन्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर पर मुश्तमिल है, इसमें दूसरे लिविंग है, वाटर है, सॉइल है। लेकिन पैरासाइट का होस्ट तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की होस्ट की बॉडी है। तो उसकी अब कंडीशन देखते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो हम टेम्परेचर को देखते हैं, मॉइस्चर को देखते हैं, सॉइल कंडीशंस को देखते हैं। इसी तरह अब हम पैरासाइट के जो इन्वायरमेंट है उसकी हम कंडीशन देखते हैं, और वो इन्वायरमेंट कौन सा है, वो होस्ट है। तो
तो अब हम देखते हैं कि पैरासाइट का जो होस्ट है उसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है। होस्ट बॉडी कंडीशंस एंड पैरासाइट के होस्ट जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, उसकी बॉडी की कंडीशंस कैसी होती हैं। Although parasites environment is primarily the host, transmission stages such as spores, eggs, and often juveniles must also survive abiotic conditions. कहता है पहली बात जो करता है, कहता है जो पैरासाइट का इन्वायरमेंट है ना वो बेसिकली क्या है, वो होस्ट ही है। पहली चीज क्या कहता है कि जो पैरासाइट का इन्वायरमेंट है वो क्या है, प्राइमरली होस्ट है, यानी कि होस्ट ही उसका इन्वायरमेंट है पैरासाइट का। इसके अलावा इसका जो इन्वायरमेंट है उसके दौरान हमारे पास कुछ चेंजेस आती रहती हैं, उसके इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ स्टेजेस के दौरान जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। वो चेंजेस कब आती रहती हैं, ट्रांसमिशन स्टेजेस, यानी कि सम टाइम जब एक पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है तो तब इसके इन्वायरमेंट में चेंज आती है। ठीक है, इसके अलावा यानी कि ट्रांसमिशन स्टेजेस में स्पोर जो है वो मोस्टली इन पैरासाइट के एक ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, एग्स जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, जुवेनाइल जो बच्चे होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। तो कहते हैं होता होस्ट है इनका जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है ये चेंज होता रहता है लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के दौरान। स्पोर्स के दौरान होस्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा, एग्स के दौरान ये डिफरेंट होगा, जुवेनाइल बचपन के दौरान ये और होगा। तो ये जो हमारे पास होस्ट होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। दूसरा, एबायोटिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी इन ऑर्गेनिज्म को जो है वो इकोलॉजी को मुतासर करती हैं, इनके इन्वायरमेंट को जो है वो क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। तो जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, वो क्या है, होस्ट। आगे कहते हैं होस्ट रिप्रेजेंट अ रिच एंड हाईली रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Most animal body fluids have a wide array of dissolved proteins, amino acids, carbohydrates, and nucleic acid precursors. And virtually all animals have mechanism for maintaining the chemical makeup and osmotic balance of their body fluids. अब ये जिस होस्ट में रह रहे हैं उस होस्ट से, उस इन्वायरमेंट से ये क्या क्या चीजें हासिल करते हैं। जैसे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम अपने इन्वायरमेंट से डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं, केमिकल्स हासिल करते हैं। तो सिमिलरली जो पैरासाइट है वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने होस्ट से, ये चीज क्लियर कर लो, जब मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा होता हूँ तो मैं एक्चुअली होस्ट की बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि पैरासाइट का इन्वायरमेंट क्या है, उनका होस्ट है, वो इसी होस्ट के अंदर रहते हैं। तो अगर मैं इन्वायरमेंट कहूँ तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा होता हूँ होस्ट। तो अब अगर हम पैरासाइट की इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में हमें न्यूट्रिएंट्स, वाटर, केमिकल्स, ऑक्सीजन मिलती है, तो इसी तरह पैरासाइट का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें प्रोटीन्स भी इनको मिलती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म, उस इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, अमाइनो एसिड्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, न्यूक्लिक एसिड्स भी, और बॉडी में मौजूद डिफरेंट जो डिजॉल्व फ्लूइड्स होते हैं, ये सब जो है वो एक पैरासाइट को अपने होस्ट से मिलता है, अपने इन्वायरमेंट से मिलता है। इसके अलावा कहता है वर्टिब्रेट्स एंड मैनी invertebrates control body temperature as well, either by metabolic or behavioral means. Parasites exhibit traits that allow them to exploit such living environment, and we should expect evolutionary changes in hosts to be accomplished by parallel. अब एक चीज तुम लोग सोचो कि पैरासाइट को ना खुद से कोई काम नहीं करना पड़ता, ना ही उनको जो है वो पैरासाइट्स को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, ना ही जो है वो उसको वाटर और साल्ट्स मेंटेन रखना पड़ते हैं। जैसे होस्ट की कंडीशन होंगी, इन्वायरमेंट की कंडीशन होंगी, वैसे ही पैरासाइट की कंडीशन होगी। तो जब होस्ट और पैरासाइट्स में चेंजेस बराबर हो रही हैं, जैसे होस्ट में चेंजेस हो रही हैं वैसे ही पैरासाइट में चेंजेस हो रही हैं, तो कहते हैं कि इन चेंजेस की वजह से ना जो हमारे पास होस्ट और पैरासाइट में जो एवोल्यूशन होती है वो इकट्ठी होती है, यानी कि दोनों में जो चेंजेस आती हैं वो इकट्ठी होती हैं, सेम चेंजेस आती हैं, पैरेलल चेंजेस होती हैं, सेम चेंजेस होती हैं। सेम क्यों होती हैं? क्योंकि दोनों का सेम इन्वायरमेंट है, दोनों सेम चेंजेस कर रहे हैं।
तो जब दो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें आने वाली चेंजेस सेम होंगी तो उनमें एवोल्यूशन भी इकट्ठी सेम सिमिलर एवोल्यूशन होगी। तो इसलिए जो हमारे पास होस्ट और पैरासाइट की एवोल्यूशन होती है इसको को एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। बट वी शुड आल्सो एक्सपेक्ट एडेप्टेशन, लेकिन साथ साथ कहता है कि पैरासाइट्स इन एवोल्यूशन के साथ साथ कुछ अपने अंदर और भी चेंजेस लाती हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट सिस्ट्स, कि अगर इन पर जो है वो पैरासाइट्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा हम ड्रग्स यूज़ करें तो ये अपने इर्द गिर्द एक कवरिंग बना लेते हैं, उस कवरिंग को नाम दिया जाता है सिस्ट। और ये कंडीशन जिसमें ये सिस्ट के अंदर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, इस कंडीशन को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंट सिस्ट का। तो कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं पैरासाइट में जो वो होस्ट के अलावा खुद भी अपनी बॉडी में लाते हैं, दैट aid survival in the abiotic environment between host and parasite relation are studied under ecology of parasites। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं ये खुद भी चेंज करते हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं वो होस्ट की वजह से आती हैं, और इन चेंजेस को हम पैरासाइटोलॉजी की एक ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसको नाम दिया जाता है इकोलॉजी ऑफ पैरासाइट्स का। तो अब आई होप कि जो है वो तुम लोगों को जो इंट्रोडक्शन है होस्ट और पैरासाइट के दरमियान, यानी कि पैरासाइट इकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो आई थिंक क्लियर होगा। सर जैसे आपने कहा कि इसमें इन्हें पैरासाइट को तो काम नहीं करना पड़ता जी अपने मेंटेन, तो इसमें फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होगा? ये जो नहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो हमारे पास तीन मेजर कैरेक्टर है ना जो हमारे पास बॉडी की रेगुलेटरी मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। एक हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है, दूसरा थर्मो रेगुलेशन है और तीसरा एक्सक्रीशन है। अब अगर इनमें हम ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन की बात करें ना, तो ना ही इनको ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है ना ही थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वैसे ही इनकी बॉडी में फ्लूइड होंगे जैसा ये होस्ट के जिस एरिया में मौजूद है वहां पर होंगे, ठीक है, ये हो गई ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन भी सेम वैसे ही होगी जैसे कि होस्ट में होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए इनको जो है वो खुद का जो है वो मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है। इनकी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो होते बहुत ही लिटिल माइन्यूट क्वांटिटीज में होते हैं, और ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं ये विद इन द होस्ट बॉडी रिलीज होते रहते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए लिटिल बिट इनको जो है वो खुद से करना पड़ता है, लेकिन बाकी जितनी भी इनमें करैक्टर होंगे वो सारे के सारे होस्ट वाले होंगे। तो इसलिए क्योंकि मोस्ट करैक्टर जो है ना वो हमारे पास ये होस्ट के अडेप्ट करते हैं, तो इसलिए हम जर्नली एक टर्म जो है वो यूज कर देते हैं कि ये अपनी बॉडी में खुद कोई रेगुलेशन नहीं करते, जैसे होस्ट की कंडीशन होंगी वैसे ही इनकी होंगी। तो जर्नल हम टर्म एक यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर इनके जो प्रोसेस होते हैं वो रिलेट करते हैं होस्ट के साथ। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारे पास जो पैरासाइट इकोलॉजी है ये आप लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं पैरासाइट इकोलॉजिकल नीश। अब आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि एक इन्वायरमेंट में जब कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उस ऑर्गेनिज्म को उस इन्वायरमेंट में एक स्पेसिफिक एक प्रोफेशन अपनाना पड़ता है, यानी कि या तो वो डीकम्पोजर होगा या वो कंज्यूमर होगा या वो प्रोड्यूसर होगा। एक इन्वायरमेंट में रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो वहां पर अपना कौन सी जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो इसको नाम दिया जाता है इकोलॉजिकल नीश का। तो अगर हम नीश के बारे में देखें कि एक पैरासाइट जो होता है वो कौन कौन से जो है वो रोल प्ले करता है, कौन कौन से उसके करैक्टर्स होते हैं, कौन से वो प्रोफेशन जो है वो अडेप्ट करता है एक इन्वायरमेंट में, तो इसको हम कहते हैं पैरासाइट्स इकोलॉजिकल नीश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीश की डेफिनेशन कहते हैं प्रोफेशन ऑफ अ स्पीशी इन एन एनवायरनमेंट या रोल ऑफ अ स्पीशी इन एन एनवायरनमेंट, कि किसी माहौल में एक स्पीशी का जो रोल होता है, उसका जो प्रोफेशन होता है, उसका जो शोबा होता है, यानी कि वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, पैरासाइट है, इसको हम लोग नाम देते हैं नीश का। अब पैरासाइट्स ecological niche include resources provided by the living body of another species as well as abiotic conditions। अब कहते हैं अगर हम पैरासाइट्स की नीश को देखें, इसका जो प्रोफेशन देखें, इसका जो हम इन्वायरमेंट में जो काम है, फंक्शन है, वो अगर हम देखें तो कहता है वो डिपेंड करता है इनका नीश दो चीजों पर। कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो इनका प्रोफेशन, इनका रोल डिपेंड करता है लिविंग बॉडी पर, कि ये कौन सी लिविंग बॉडी पर रह रहे हैं। तो एक तो इनका जो प्रोफेशन है, यानी कि अगर जो है वो इनको ऐसी जो है वो बॉडी अवेलेबल है जो कि लिविंग है,
तो लिविंग से ये अपना खाना हासिल करेंगे, फूड हासिल करेंगे और ये पैरासाइट के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर अगर ये इन्वायरमेंट के बाहर हैं तो आउट ऑफ इन्वायरमेंट ये कौन से ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, किस कंडीशन में मौजूद है, एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं। तो बाहर वाले इन्वायरमेंट में मोस्टली जो पैरासाइट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इसको हम जो है वो रेजिस्टेंट सिस्ट का नाम देते हैं, या रेजिस्टेंट पैरासाइट्स या डोरमेंट पैरासाइट्स का नाम देते हैं। तो कहते हैं इनकी जो एक्टिविटी है ना वो डिपेंड करती है दो चीजों पर। अगर तो वो होंगे अपने इन्वायरमेंट यानी कि होस्ट के अंदर, तो फिर ये एक्टिव होंगे, इनकी इकोलॉजिकल नीश और होगी। लेकिन अगर ये किसी और एबायोटिक इन्वायरमेंट होंगे तो फिर इनकी जो नीश होगी वो और होगी, इनका जो बॉडी का जो इनका जो रोल होगा वो डिफरेंट होगा। A parasite ecological niche include the resources provided by living body of another species as well as abiotic condition encountered by transmission stages such as eggs, cysts, spores, and juveniles. Thus, most parasites encounter a wide variety of environmental conditions during their life cycle. तो कहता है कि इनकी लाइफ साइकिल के दौरान जो इनकी इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एग हैं तो वो एक और इन्वायरमेंट में रहेंगे। फिर सिस्ट हैं, सिस्ट मैंने बोला डोरमेंट, इनकी इनएक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ को सिस्ट बोला जाता है। अगर सिस्ट हैं तो उनका इन्वायरमेंट और होगा, स्पोर्स हैं तो उनका इन्वायरमेंट और होगा, जुवेनाइल जो अगर अभी लिटिल ऑफस्प्रिंग छोटे बच्चे हैं तो उनका इन्वायरमेंट और होगा। तो कहते हैं क्योंकि इनकी डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस के दौरान इनका इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उस इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ इनकी जो नीश होती है, इनका जो रोल होता है वो भी चेंज होता रहता है। तो अब इनका जो प्रोफेशन है पैरासाइट्स का वो डिपेंड करता है इनके बाहर वाले इन्वायरमेंट पर। दो चीजें होंगी, एक इकोलॉजिकल नीश हमने देखी पैरासाइट्स की और दूसरा हमने पैरासाइट का इन्वायरमेंट देखा यानी कि इकोलॉजी देखी। अब एक इन्वायरमेंट में जो रहने वाला पैरासाइट है उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है सर। हेलो जी एक मिनट में। हेलो सर, आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं आ रही आवाज सर, ड्रॉप हो रहे हैं सिग्नल, शायद इस वजह से आवाज कट कट के आ रही है। एक मिनट वेट करें। मैं हाँ जी अब आ रहा है। यस सर अब अच्छा ठीक है। अच्छा तो मैंने कहा अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस कर ली हैं। एक हमने पैरासाइट की नीश प्रोफेशन उसका क्या होता है, और दूसरा हमने डिस्कस किया कि पैरासाइट का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है। दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। तीसरा हमने देखना है कि जो एक पैरासाइट की इकोलॉजी होती है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से वो क्या क्या फूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और कैसे हासिल करते हैं। तो इसको रिसोर्सेज कहेंगे या न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। कि पैरासाइट इकोलॉजी में जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं पैरासाइट वो कैसे करते हैं, इसको डिटेल से देखेंगे। तो आ रहा है, आवाज क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। तो रिसोर्सेज या न्यूट्रिएंट्स देखते हैं पैरासाइट की इकोलॉजी में, यानी कि पैरासाइट के एनवायरनमेंट में उनको न्यूट्रिएंट्स या रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम ह्यूमन को देखते हैं तो कहते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक इज अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू रीजन, thus providing numerous micro environments। कहते हैं अब जो पैरासाइट की जो इकोलॉजी होती है, उसका जो इन्वायरमेंट होता है, अगर हम कंसीडर करें इनका जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन बीइंग है, तो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी डिफरेंट है। बॉडी के किसी पार्ट में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, बॉडी के किसी पार्ट में न्यूट्रिएंट्स या रिसोर्सेज कम होंगे। तो जिस एरिया में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे वहां पर हमारे पास पैरासाइट जो है वो कम टाइम गुजारते हैं, जहां पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं वहां पर जो है ये ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो अब एक चीज, एक तो कहता है कि हमारे पास कोई भी होस्ट हो, यहाँ पर ह्यूमन की एग्जांपल दी हुई है, कोई और होस्ट भी हो सकता है। तो एक चीज तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या होस्ट होते हैं
उनकी बॉडी में जो रिसोर्सेज होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वेरी करते हैं रीजन टू रीजन, यानी कि किसी रीजन में, किसी एरिया में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। और दूसरा, अब इन एक होस्ट जो है वो एज अ होल जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा इन्वायरमेंट, लेकिन होस्ट की बॉडी में जो डिफरेंट रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है, हमारा मुंह है, हमारी इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो एक इन्वायरमेंट में मजीद जो रीजन्स होते हैं, इन रीजन्स को हम लोग नाम देते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट का। किस चीज का नाम देते हैं जी? माइक्रो एनवायरनमेंट का। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं पैरासाइट्स की इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, वो रीजन टू रीजन जो है वो डिफरेंट होते हैं, और हर एक रीजन को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का? माइक्रो एनवायरनमेंट का। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें न्यूट्रिएंट्स, तो कहाँ पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो पैरासाइट की इकोलॉजी में हम देखते हैं कि अगर इनकी इकोलॉजी में बाहर का एनवायरनमेंट हो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन पैरासाइट इकोलॉजी कहते हैं फूड प्रोसेसिंग अकर्स इन डिस्टिंक्ट फेजेस। हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना जो है वो डिफरेंट रीजन से गुजरता है। फ्रॉम च्यूइंग एंड स्लाइवरी अमाइलेज एक्शन ऑफ माउथ, जैसे कि कहते हैं कि माउथ में हम खाने को चबाते हैं, और माउथ में हमारा जो स्लाइवा होता है, जब हम खाने को देखते हैं तो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, उनसे एक लिक्विड निकलता है जिसको हम नाम देते हैं उस लिक्विड को हम लोग नाम देते हैं स्लाइवा का, और उस स्लाइवा में हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको नाम दिया जाता है स्लाइवरी अमाइलेज। अब फूड की जो प्रोसेसिंग है, फूड पर जो काम है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। पहला है माउथ। अगर हम माउथ में देखें तो यहाँ पर फूड के साथ क्या होता है? यहाँ पर च्यूइंग होती है, खाने को चबाया जाता है, और दूसरा एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं। हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक पॉलीसेक्राइड है, और उस पॉलीसेक्राइड का नाम है सेलुलोज। तो उस स्टार्च। और अब उस स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम को नाम दिया जाता है अमाइलेज एंजाइम। तो अब जो माउथ है उसमें फर्स्ट फंक्शन होता है खुराक का, कि खुराक को चबाया जाता है, और स्लाइवरी अमाइलेज के जरिए जो हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है स्टार्च, उसको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। फिर खुराक जो है वो इसके बाद भेजी जाती है स्टमक में। स्टमक में खुराक के साथ क्या होता है? इस खुराक के ऊपर जो है वो एसिडिक पीएच, HCl वगैरह जो है वो सेक्रेशन रिलीज की जाती हैं, और एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज किया जाता है, जिससे खुराक जो होती है वो मजीद जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी मजीद ब्रेक डाउन हो जाती है। और इसके अलावा स्टमक में मजीद अमाइलेजेस जो होंगे वो मजीद स्टार्च की ब्रेक डाउन करेंगे। इसके अलावा प्रोटीएसेस रिलीज होंगे जो खुराक में मौजूद प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करेंगे। इसके अलावा स्टमक में लाइपेजेस रिलीज होंगे जो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियसेस रिलीज होंगे जो न्यूक्लिक एसिड्स, DNA और RNA को ब्रेक करेंगे। तो ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में पहले हमने माउथ में देखा, माउथ में जस्ट च्यूइंग और स्लाइवरी अमाइलेज के जरिए स्टार्च की ब्रेक डाउन हो रही थी। फिर हमने स्टमक में देखा, स्टमक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच होती है, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स वगैरह की, जो बड़े बड़े पॉलीसेक्राइड्स की ब्रेक डाउन करता है। फिर खुराक आती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ क्या होता है? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, DNA और RNA की, इसके अलावा मजीद स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है। फिर अब जब ब्रेक डाउन कंप्लीट हो जाती है खुराक की, तो न्यूट्रिएंट्स को अलहदा कर दिए जाते हैं, और जो वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है एक स्पेसिफिक पार्ट में। उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अगर पूछें कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पर होती है,
तो खुराक में मौजूद जो पानी होता है उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। च्यूइंग और स्लाइवरी अमाइलेज का जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, वो माउथ में। अगर पूछें प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस कहाँ पर रिलीज होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी हमारे पास जो बच जाने वाला मटेरियल होता है उसको वेस्ट कहा जाता है, और ये वेस्ट जो होते हैं ये बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। अब ये तो था हमारे पास फूड कहाँ कहाँ पर जो है वो कैसे कैसे जो है वो टूटती है। अब हमने इसका ताल्लुक देखना है इस फूड का पैरासाइट के साथ, कि पैरासाइट अब इस फूड को कैसे हासिल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई?